नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए सिनोनिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कभी कभी एग्ज़ाम में भरने के लिए भी पूछा जाता है। तीसरी बात ये है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका अर्थ जो है पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो पैसेजेस में, सिनोनिम्स में और इन सभी वर्ड्स के लिए बड़े कॉमन वर्ड्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं इडियम्स की जगह वोकैब का सेशन करने जा रहा हूँ। इडियम्स और सेशन को ऑल्टरनेट करेंगे कि अगर हो सकेगा तो दोनों को एक साथ डाल देंगे। ठीक है, तो आज मैं बिना कोई देरी के मैं काम शुरू करना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड है हमारे सामने, देखिए इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट जो वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी निर्दोष व्यक्ति को जो कि इनोसेंट है उसको भी जाल में फंसा लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नंबर फर्स्ट में हमारे सामने बेटा एक वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेट। किसी निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में ले लेना, यानी किसी ऐसे इंसान को भी अपने गुनाह में शामिल कर लेना जो कि उस गुनाह में शामिल था ही नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, लेकिन जिन लोगों के संपर्क में वो होते हैं वो लोग थोड़े से सही नहीं होते हैं, और जब वो लोग फंसते हैं तो उन सीधे लोगों को भी उनके साथ फंसा लिया जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिस गया, लगभग वही वाला हाल है मेरा भाई। इम्प्लीकेट का मतलब होता है निर्दोष व्यक्ति को भी लपेटे में ले लेना। ठीक है, यानी कि टू इन्वॉल्व एन इनोसेंट पर्सन इन एनी काइंड ऑफ रॉन्ग एक्टिविटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टू इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ गुड पर्सन इन एनी काइंड ऑफ रॉन्ग एक्टिविटी। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट इज़ ही वॉज इनोसेंट, वो निर्दोष था, बट इम्प्लीकेटेड इन फॉल्स केसेस, लेकिन उसको क्या किया, झूठे केसेस में फंसा लिया गया। तो जब भी किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसा लिया जाता है, इंग्लिश में उसको एक वर्ब बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेरे भाई इम्प्लीकेटेड। ठीक है, इसी तरह एक हाल ही में घटना हुई थी, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कुछ बच्चों को ले गया बिहार, किस नाम से कि मैं उनको जॉब दिला दूंगा, लेकिन उनको उसने वहाँ पर जॉब नहीं दिलाई, बल्कि उन बच्चों को वहाँ पर उसने बेच दिया या किसी के हवाले कर दिया, पैसे ले लिए। ठीक है, उस आदमी ने जिसने काम किया था, साथ साथ में उसकी जो वाइफ थी उस पर भी जो है इस बात का शक हुआ कि यार इसने भी कुछ उसका साथ दिया है। तो सेंटेंस लिख कर आया कि शी वॉज ऑल्सो इम्प्लीकेटेड इन द केस अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। तो जब भी आप किसी निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में ले लेते हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति को गुनाह में शामिल कर लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं ये सोचकर यार ये भी गुनहगार है उसके साथ में होने की वजह से, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेट। तो निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में ले लेना, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लीकेट। आया बेटा? ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, इम्प्लीकेट का मतलब वो निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में ले लेना। ही वॉज इनोसेंट बट इम्प्लीकेटेड इन फॉल्स केसेस। ठीक है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। बात करने जा रहे हैं सेकंड वर्ड की, ये है एक एंटेल। लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर वर्ब है मेरे भाई। एंटेल को जो कि हमने क्रिया है, इसकी हिंदी लिखी हुई है इंग्लिश में, टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। ये एक क्रिया है, किसी चीज़ का ज़रूरी भाग होना, या इंग्लिश में या हिंदी में कह सकते हैं लाजमी होना। जब कोई चीज़ होती है और उसके साथ दूसरी चीज़ लाजमी होती है, यानी कि ये अगर ये होगी तो ये होगी ज़रूर, ये बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एंटेल शब्द का यूज़ करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा किसी इंसान को यार हल्की सी खांसी जुकाम हो जाती ना, तो उसको छींक बहुत आती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द कफ एंड कोल्ड या कोल्ड एंड कफ एंटेल्स स्नीजिंग। स्नीज माने क्या होता है, छींकना। यानी कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो ये लाजमी है, ये नॉर्मल सी बात है कि ये स्नीजिंग होगी, यानी कि छींक आएगी। यानी कि जब भी हम ये सेंटेंस बोलते हैं यार ये तो कॉमन सी बात है, अगर ये है तो ये होगा ही होगा, ये बोलने के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, एंटेल कहते हैं। बताइए, समझा रहे ना? एंटेल मतलब क्या होगा, टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी भाग होना। आप उस चीज़ के बिना उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है यार इंग्लिश में कि सक्सेस एंटेल्स हार्ड वर्क। इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेस है ना, वो हार्ड वर्क के बिना नहीं आ सकती। आपको अगर सफलता पानी है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो हार्ड वर्क सफलता का ज़रूरी भाग है, ये कहने के लिए आप कह सकते हैं सक्सेस एंटेल्स हार्ड वर्क। तो एंटेल का मतलब होता है टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत ज़रूरी भाग होना। इम्प्लीकेट का मतलब मैंने बताया मेरा भाई, निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में लेना। ज़्यादा वर्ड नहीं है, 10 वर्ड मैंने लिए, तो 2-3 एक्स्ट्रा अलग से ले लिए हुए हैं। थोड़ा तैयार करते जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कब चीज़ें खत्म हो गई। एंटेल टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मेरे भाई इम्पार्ट की। अब देखो, अभी तक इंग्लिश हम लोग क्या करते थे,
अभी तक यार हम लोग इंग्लिश में प्रदान करने की इंग्लिश लगाते थे प्रोवाइड। प्रोवाइड माने क्या था? प्रदान करना। लेकिन इंग्लिश में जब हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं या भरने वाले सेंटेंसेस आते हैं कि सही वर्ड भर कर दिखाइए, तब ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं मेरे भाई जिनकी जगह और कोई वर्ड नहीं ले सकता। तो ऐसी कंडीशन में वही परफेक्ट वर्ड लगाएंगे जो उसके लिए सबसे सूटेबल है। इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड। और जब हम किसी इंसान को शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षा प्रदान करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, नॉलेज प्रदान करने के लिए इम्पार्ट से बढ़िया वर्ड कोई नहीं है। जब भी क्लोज टेस्ट करेंगे, अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं या एनडी के स्टूडेंट्स अगर हैं, उनके लिए सिनोनिम के तौर पर आएगा तो प्रोवाइड पर्यायवाची बन जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे प्रदान करने के लिए, चाहे नॉलेज प्रदान करें, चाहे किसी इंसान को ट्रेनिंग प्रदान करें, चाहे इन्फॉर्मेशन प्रदान करें, चाहे सर्विस प्रदान करें, चाहे एजुकेशन प्रदान करें, इन सभी शब्दों के लिए हम लोग प्रदान करने के इंग्लिश बेटा क्या करेंगे? इम्पार्ट का यूज़ करेंगे। इम्पार्ट का यूज़ करेंगे। तो इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना, चाहे नॉलेज प्रदान करें, ट्रेनिंग प्रदान करें, इन्फॉर्मेशन प्रदान करें, सर्विस प्रदान करें, एजुकेशन प्रदान करें, कुछ भी आप किसी को प्रोवाइड करते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए भरने के लिए इम्पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर ध्यान देंगे तो सहायता प्रदान करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड लगाते हैं दोस्त, वो है रेंडर। रेंडर द सर्विस का मतलब लिख लीजिएगा सहायता प्रदान करना, यानी कि जब किसी इंसान को सहायता सर्विस प्रदान करें या हेल्प प्रदान करें, देखिए किसी इंसान को सेवा प्रदान करें या हेल्प प्रदान करें, तो वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए दो इंग्लिश क्या हो जाएगी? रेंडर हो जाएगी। यानी कि अगर आप किसी इंसान को सहायता प्रदान करते हैं, हेल्प देते हैं, तो इंग्लिश में सहायता देने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रेंडर। ठीक है, मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बोला हुआ है कि आपको मुझे समय पर सहायता देनी चाहिए, तो आपको सेंटेंस क्या बनेगा? यू शुड प्रोवाइड मी टाइमली हेल्प। क्या बनाएंगे? यू शुड प्रोवाइड मी टाइमली हेल्प। तो टाइमली हेल्प मतलब क्या हो जाएगा? समय पर की गई सहायता। तो भाई साहब रेंडर माने हो जाएगा प्रदान करना, और ये ज़्यादातर कब लगाते हैं? जब किसी इंसान को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर हम किसी इंसान को नॉलेज, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि हर एक शिक्षित व्यक्ति को एक अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। एवरी एजुकेटेड पर्सन शुड इम्पार्ट एजुकेशन टू एन इलिटरेट वन। तो जब भी हम किसी इंसान को शिक्षा प्रदान करेंगे, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, तो प्रदान करने के लिए इम्पार्ट लगाएंगे। जब भी किसी इंसान को सहायता प्रदान करेंगे तो रेंडर द हेल्प या रेंडर द सर्विस लगाएंगे। एंटेल की बात करेंगे तो एंटेल का मतलब हो जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इम्प्लीकेट की बात करेंगे तो ही वॉज इनोसेंट बट इम्प्लीकेट इन द केस का मतलब हो जाएगा निर्दोष व्यक्ति को भी गुनाह में शामिल कर लेना या उसको लपेटे में ले लेना, क्योंकि वो शामिल था नहीं लेकिन उसको आपने ये समझ लिया कि ये भी शामिल था। ठीक है, ठीक है, आपको अगर याद होगा तो मैंने एक मुहावरा बताया था, एडीएम बताया था, वो था मुहावरा दोस्तों ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस जब मुहावरे की हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था किसी विषय पर बोलना शुरू करना। जब भी हम किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं, कब? जब बाकी लोग चुप बैठे होते हैं, तब इंग्लिश में कहलाते हैं ब्रेक द आइस। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सभी लोग चुप बैठे हुए हैं और आपके घर में आपके फादर आए हुए हैं, आपको अपनी समस्या बतानी हुई है, तो फादर कह लेंगे हु विल ब्रेक द आइस। कौन अपनी समस्या भाई पहले बताएगा, कौन शुरुआत करेगा? तो जब भी आप बोलने की शुरुआत करते हो, जब सब लोग शांत बैठे होते हैं, इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? ब्रेक द आइस। बताइए, दो लोग बैठे हुए हैं कॉन्वर्सेशन करने के लिए, एक दूसरे से मीटिंग करने के लिए बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन पहले बोलेगा, तो बोलेंगे हु विल ब्रेक द आइस। तो चुप्पी तोड़ना यानी ब्रेक द साइलेंस के लिए लगाएंगे ब्रेक द आइस। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ब्रोच एक ऐसा वर्ब है जो किसी विषय पर बोलने के लिए लगाया जा सकता है, यानी किसी विषय पर जब भी बोलना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट स्पीकिंग ऑन समथिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रोच इन इंग्लिश। तो ब्रोच का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? किसी विषय पर बोलना शुरू करना। ठीक है, ब्रेक द आइस किसी विषय पर बोलना शुरू करना। देखिए ध्यान से, ब्रेक द आइस किसी विषय पर बोलना शुरू करना, ब्रोच किसी विषय पर बोलना शुरू करना, इम्पार्ट नॉलेज देना, ज्ञान देना, रेंडर द सर्विस या हेल्प सहायता प्रदान करना, एंटेल किसी चीज़ का ज़रूरी भाग होना, टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 5 की। बहुत सरल है, बस ऐसे लिख लीजिएगा। एवरेज। एवरेज का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में कटौती करते हैं, उसको काट कर छोटा करते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई किसी की सैलरी में थोड़ा सा पैसा काट लिया, आप इंग्लिश में एवरेज कह सकते हो। आपने थान का कपड़ा लिया, काट लिया, क्या कर देंगे? एवरेज। फिलहाल ये कि एवरेज को मतलब कम करने में या छोटा करने के लिए यूज़ ज़्यादा करते हैं। आप इतना जान लेंगे तो इतना भरने के लिए ये वाला नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ है फ्रिस्क। फ्रिस्क के हमारे सामने दो मतलब होते हैं।
पहला होता है हंसी खेल करना, खेलना कूदना, ये इम्पोर्टेंट कम है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्पेशली जैसे कोई गार्ड है जो सिक्योरिटी के लिए आपके पूरे शरीर पर आपको जांचता है कि यहाँ पे कोई चीज़ छुपा के तो नहीं रखी है, आपने कोई हथियार तो नहीं छुपा के रखा हुआ है, तो जब भी आपकी तलाशी ली जाती है वेपन, कहीं समझे कि आपने कोई वेपन छुपा रखा हुआ, हथियार छुपा रखा हुआ है, तो इंग्लिश में उसको फ्रिस्क कहलाते हैं। किसी इंसान की शरीर की तलाशी लेना बाय हैविंग जेंटली रबिंग योर हैंड ऑन हिज बॉडी या लुकिंग फॉर समथिंग लाइक वेपन इज कॉल्ड फ्रिस्क। तो फ्रिस्क का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, किसी की तलाश करना, किसी के शरीर पर पूरा हाथ अगर चेक करना कि उसने कहीं वेपन तो नहीं छुपा रखा हुआ है। टू सर्च फॉर कंसील्ड वेपन, कंसील्ड माने क्या होगा, छुपा हुआ, छुपे हुए वेपन्स के लिए तलाशी करना, कहीं से किसी ने कोई वेपन छुपा कर लाया हुआ है, ये इंग्लिश में मेरे भाई फ्रिस्क कहलाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो फ्रिस्क के दो मतलब हैं, एक है तो प्ले बॉयस्टरसली, बहुत हल्ला गुल्ला करके खेलना, कम इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो हम देख रहे हैं ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रिस्क का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी भी छुपे हुए वेपन की तलाश करना, और ब्रोच का मतलब मैंने बताया किसी विषय पर बोलना शुरू करना। क्लियर हो गया ना, ठीक है। नंबर 7 में हम लोगों ने देखी बहुत सारे वर्ड लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब भी आप कभी होली, दिवाली यानी ऐसे मौक़ों की बात करते हैं जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, लोगों के साथ बाहर जाते हैं, बहुत सारा मज़ा मस्ती करते हैं। मज़ा मस्ती करने के लिए हम लोग इंग्लिश में एक वर्ड मान लीजिए ऐसा लगा दिया, करने के लिए हैव लगा दिया, और मज़े को इंग्लिश में एन्जॉयमेंट कह दिया, ठीक है। एन्जॉयमेंट मतलब खुशी थोड़ी सी मिल जाती है। ये जो खुशी के पल होते हैं, ये जो मज़ा मस्ती होती है, जिसको हर्षोल्लास कहते हैं, इंग्लिश में उसको 3 वर्ड बोलते हैं, स्प्री। एक तो आपने पढ़ा हुआ गैम्बल, जुआ खेलना। स्पेलिंग क्या होती है गैम्बल की मेरे भाई, GAMBLE। स्पेलिंग थोड़ा सा अंदर कर दिया, GAMBOL, गैम्बॉल। तो गैम्बॉल का मतलब हुआ मौज मस्ती यानी कि फ्रॉलिक। क्लियर है। स्प्री, गैम्बॉल और फ्रॉलिक, ये 3 वर्ड आप देख रहे हैं, इन तीनों मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी, मज़ा मस्ती, हर्षोल्लास, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस और ब्लिस। ब्लिस भी क्या होता है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो ये बड़ा इंग्लिश में ये ब्लिस कहलाता है। 3 वर्ड फिर से देख लेते हैं, स्प्री, गैम्बॉल और फ्रॉलिक। भाई इन तीनों का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुशी या हर्षोल्लास। स्प्री, गैम्बॉल, अभी कुछ याद करने का तरीका देख लो ना। गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, स्पेलिंग क्या है, GAMBLE, और गैम्बॉल का मतलब होता है मौज मस्ती, GAMBOL। बताइए, क्लियर हो रहा है ना। तो जब भी आप ऐसे बहुत एंजॉयमेंट करते हैं तो आप कह सकते हैं वी हैड, पास्ट कर रहे हैं ना, तो हैव के सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, हैड। वी हैड अ लॉट ऑफ गैम्बॉल या फ्रॉलिक यस्टरडे, कल हमने बहुत सारा मज़ा किया। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं मेरे भाई, फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। इम्प्लीकेट का मतलब बताया, निर्दोष व्यक्ति को लपेटे में ले लेना, इन्वॉल्व कर लेना। टू बी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एंटेल, कुछ प्रदान करने की बात कर रहे हैं तो इम्पार्ट लगाएंगे। किसी विषय पर बोलना शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए मुहावरा लगाते हैं, ब्रेक द आइस, और जो वर्ड लगाते हैं वो क्या कहलाएगा, ब्रोच कहलाएगा। काट कर छोटा करने के लिए एवरेज, कटौती करने के लिए एवरेज। फ्रिस्क का मतलब हो जाएगा छुपे हुए वेपन्स की तलाशी लेना या उनके लिए सर्च करना। स्प्री, गैम्बॉल, फ्रॉलिक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती, यानी एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और ब्लिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंबर 8 की। ये है स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो है, स्टॉक का मतलब क्या होता है, किसी का पीछा करना। जब भी कोई लड़का किसी लड़की का बहुत पीछा करता है तो पीछा करने के लिए फॉलो की जगह हम लोग जिस वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो क्या है, स्टॉक लगाते हैं। ये देखिए, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न। यही कारण है कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की का पीछा करता है तो बोलते हैं भैया ही इज़ स्टॉकिंग मी फॉर द लास्ट मेनी डेज, ये मुझे पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। एग्जाम्पल लिखा है, द बॉय वॉज पनिश, लड़के को भाई पनिश किया गया फॉर स्टॉकिंग, अगर एक लड़की का पीछा करने के लिए, वो उसको पीछा करता था, उसको परेशान करता था। तो जब भी कोई लड़का किसी लड़की को फॉलो करेगा, उसका पीछा करेगा, इंग्लिश में क्या कहलाएंगे, स्टॉक। क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, जैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सफलता के पीछे भाग रहे हैं मेरे भाई, तो किसी चीज़ के पीछे भागने के लिए इंग्लिश में लगाते हैं हैंकर आफ्टर। क्या लगाते हैं, हैंकर आफ्टर। अभी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मान लीजिए प्रपोजिशन की बात करते हो तो किसी चीज़ के पीछे भागने के लिए हमेशा आफ्टर का यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं आफ्टर का यूज़ करते हैं।
अब चाहे वो हैंकर आफ्टर हो, चाहे वो रन आफ्टर हो, आप किसी इंसान का पीछा कर रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, जैसे पुलिस चोर का पीछा कर रही है तो ये रन आफ्टर कहलाएगा। और किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जैसे सफलता के पीछे भाग रहे हैं, हैंकर आफ्टर कहलाएगा। तो जब भी किसी चीज़ के पीछे भागेंगे तो आफ्टर प्रेपोजिशन लगाएंगे, पहला है हैंकर आफ्टर, दूसरा है रन आफ्टर। और कोई लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा है तो इंग्लिश में दोस्तों क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मजा मस्ती को स्प्री, गेम बॉल, फ्रॉलिक। बताइए क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, आज तक हमने वर्ड डिस्कस कर लिए हैं। स्टॉक की बात मैंने की, किसी का पीछा करना, और पीछे भागने के लिए हैंकर आफ्टर या रन आफ्टर लगाते हैं। ब्लिस लगाते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट के लिए। और फ्रिस्क ऐसे करिए, फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के शरीर की तलाशी लेना, कहीं ऐसा होता है कि वो हथियार छुपा कर ला जाते हैं। नंबर 9 पे अगर हम बात करेंगे लीनियंट की, तो लीनियंट को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा वर्ड है जो 10+2 के हर एग्ज़ाम में आता है। आपने इंटर पास कोई भी एग्ज़ाम दिया है, मतलब हर छोटे छोटे लेवल के एग्ज़ाम में भी ये वर्ड आएगा। लीनियंट का मतलब लिखा हुआ है उदार। उदार वो नहीं जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है। उदार का मतलब ये है कि कोई इंसान अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं रह गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी जज ने किसी भी कैदी को 10 साल की सज़ा सुना दी, 10 साल की कैद दी उसको, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा जेल में या उसके कारावास के दौरान, और उस इंसान के बिहेवियर को देखकर उसकी सज़ा जो है 10 साल की जगह 7 साल कर दी गई, 2 साल कम कर दी गई। तो इसका मतलब ये है कि हम उसके प्रति उदार हो गए, यानी कि अब हमने उसकी पीड़ा सुन ली, हमने किसी इंसान का दुख सुन लिया, किसी इंसान का अच्छा रवैया देख लिया, तो हम कम स्ट्रिक्ट हो गए। दैट इज़ द रीज़न इसका जो ऑप्शन बनता है वो बनता है लेस स्ट्रिक्ट, यानी कि पहले जितना हम लोग सख्त नहीं उसको लेकर। अच्छा, ये लिखने का रीज़न ये है कि लीनियंट यानी जब उदार होता है तो उदार का लड़के क्या कर देते हैं, ऑपोजिट र्यूड कर देंगे, ब्रूटल कर देंगे, क्रूअल कर देंगे। वो कुछ नहीं होगा, होगा मेरे भाई क्या, स्ट्रिक्ट होगा। यानी जो इंसान चीज़ों को लेकर उदार है उसका हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, वो इंसान अब सख्ती बरत रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि कोई इंसान यानी कोई अपराधी रो रहा है जज के सामने, तो जज बिकेम लीनियंट, जज थोड़े से उदार हो गए उसके प्रति, यानी थोड़ा सा कम नरमी बरती उसके लिए ऑन हिज रिक्वेस्ट। क्लियर हो गया ना? तो जब भी कोई इंसान किसी के आंसू देखकर, उसका दुख देखकर या उसका अच्छा रवैया देखकर थोड़ा सा उदार पड़ जाता है, कम स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश लीनियंट। और बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने के लिए, उड़ाने के लिए, पैसा पानी की तरह खर्च करने के लिए इंग्लिश में स्प्लर्ज लगाते हैं, SPLURGE, फिजूल खर्ची करना, पैसा वेस्ट करना। ठीक है, पैसा वेस्ट करना इंग्लिश में क्या कहलाएगा, स्प्लर्ज कहलाएगा। और ये स्पेशली पैसे के लिए ज़्यादा लगाते हैं, स्प्लर्ज द मनी यानी कि वेस्ट द मनी। ठीक है दोस्तों, तो पूरा एक बार रिवाइज करते हैं मेरे साथ में। स्प्लर्ज द मनी का मतलब पैसा बर्बाद करना, वेस्ट। लीनियंट कम स्ट्रिक्ट, उल्टा कर देंगे यानी कि ऑपोजिट कर देंगे तो स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और पर्यायवाची तो लेस स्ट्रिक्ट हो जाएगा। किसी का पीछा करना, स्टॉक। पीछा करने के लिए आफ्टर में 2 वर्ड है, रन आफ्टर और हैंकर आफ्टर। बात करेंगे यहाँ पर हंसी मजाक की, बहुत ज़्यादा खुशी की, गेम बॉल, स्प्री और फ्रॉलिक। किसी के शरीर में अगर वेपन तलाशते हैं, तलाशी लेने के लिए, तो फ्रिस्क कहलाएगा। काट कर छोटा करना एब्रिज कहलाएगा। बोलना शुरू करना ब्रोच कहलाएगा। ज्ञान प्रदान करना इम्पार्ट कहलाएगा। एंटेल का मतलब होगा टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। इम्प्लीकेट, निर्दोष व्यक्ति को भी लपेटे में ले लेना। ब्रेक द आइस का मतलब दोस्तों हो जाएगा किसी विषय पर बोलना शुरू करना, और अगर सहायता प्रदान कर रहे हैं तो इंग्लिश में रेंडर द हेल्प कहलाएगा। बताइए इतना क्लियर हो रहा है ना? ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये सिनोनिम का छोटा सा एक सेशन किया हुआ है। 10-10 वर्ड करते रहेंगे पर यार, तो महीने में 300 शब्द होते हैं, और अगर मैं तो वैसे देख रहा हूँ 14-15 हो जाते हैं। अगर 14-15 भी आपने मान लिया तो 450 वर्ड महीने में होते हैं, कुछ बुरा नहीं है। बाकी हम अपना काम कर ही रहे हैं, यहाँ से अगर वर्ड थोड़ा सा तैयार करने को मिल रहा है तो क्या बुरा है। बस आपको थोड़ा सा बार बार उसको देखना है, रिवाइज करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे एग्जाम्पल ना, रोज़ रोज़ रिवाइज करने बैठेंगे, याद हो जाएगा। अगर आप ये लोग मुझे याद नहीं होता तो रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बार बार सुनिए, उसको देखिए, एग्जाम्पल पढ़िए, सबसे बड़ी तरह का एग्जाम्पल पढ़िए, चीज़ें आपको याद हो जाएगी। और हर एग्जाम के लिए कॉमन वर्ड्स में ले रहा हूँ तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज हम लोग इडियम नहीं किए हुए हैं, इडियम हम लोग शायद कल करेंगे। बाकी जो आप लोग करते जाएँ उसको तैयार करते जाइएगा। मिलते हैं कल के टर्न पे नए लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट।